हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के हमारी दुनिया भाग 3 के चैप्टर फर्स्ट जो कि है संसाधन। तो संसाधन का हम जो भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सब का सॉल्यूशन देखेंगे और करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम इसके चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये है आपका फ्रेंड्स चैप्टर। अगर आप चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का पहला नाम है संसाधन। तो पहले संसाधन को समझ लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो हर वो चीज़ संसाधन होती है जो मानव आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरे करती है। जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे वो हर चीज़ संसाधन हो सकता है। जैसे हमको बैठने के लिए बेंच चाहिए तो बेंच एक संसाधन है। सोने के लिए बेड चाहिए तो बेड भी एक संसाधन है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन एक संसाधन है। आग जलाने के लिए गैस चाहिए तो गैस भी एक संसाधन है। हर तरह से जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है वो हर चीज़ क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स संसाधन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसके सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका पहला है अभ्यास के प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो अगर इसमें आप पहला देखें तो इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। तो संसाधन का डिवीज़न किया गया है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन में, मानव संसाधन में और मानवकृत संसाधन में। तो इसमें से पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन है, जो नेचुरल संसाधन हो। तो हम जानते हैं पंचायत भवन इंसान बनाता है, विद्यालय भी इंसान के मानव के द्वारा बनाया रहता है, हवाई अड्डा भी मानव के द्वारा बनाया जाता है। जो ज़मीन है, भूमि है, ये मानव नहीं बनाता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक की देन है। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं होगा, तो हवाई जहाज़ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि ये मानव निर्मित संसाधन है। अगला सवाल है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है। तो केरल में पाया जाने वाला थोरियम थ्योरियम क्या है, संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसकी संभावना होती है आने वाले दिनों में यूज़ करने की, तो उसको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। अगला सवाल है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ को संसाधन बनने के लिए तीन चीज़ें बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कि आपको आवश्यकता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ संसाधन तभी बनता है जब उसकी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर उसका ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज़ को संसाधन बनने के लिए, और तकनीक भी होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किसी भी चीज़ को संसाधन बनने के लिए तकनीक, आवश्यकता और ज्ञान की आवश्यकता होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने ये सवाल किया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, इसके क्या सवाल है। तो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को हम पूर्ति करेंगे। तो पहला सवाल है, डैश प्राकृतिक क्षेत्र डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। तो कौन आधार का काम करता है फ्रेंड्स। सवाल को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। तो कौन सा संसाधन है क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम कर सकता है। तो यह यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मानव। मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानव संसाधन। तो दूसरा सवाल देखते हैं, राजस्थान में पाया जाने वाला संसाधन तांबा डैश संसाधन है। तो कैसा संसाधन है, राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैसा संसाधन है, तो वो वास्तविक संसाधन है। कैसा संसाधन है, वास्तविक संसाधन। राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन है। अगला फ्रेंड्स, तीसरा नंबर सवाल, डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो कैसी, तो ये क्या हो जाएगा, दिमागी। दिमागी, इसको साफ से लिख देता हूँ यहाँ पे, दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से हमने एमसीक्यू देखा फ्रेंड्स और खाली स्थानों को भी भरा। अब इसके सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ सवाल ऊपर में 4 दिया हुआ जो 50 शब्दों में लिखना है, 5 दिया हुआ जो 50 शब्दों के अंदर में लिखना है, और कुछ यहाँ पे 4 सवाल है 2 शब्दों में लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं और करते हैं कंप्लीट। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा पहला सवाल, संविधान संसाधन की परिभाषा दें। संसाधन की परिभाषा देना, तो मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, संसाधन उसे कहते हैं जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो वो हर चीज़ जो भी मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको हम क्या कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने संसाधन देख लिया फ्रेंड्स। अब अगला सवाल देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण करें। संसाधन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपकी किताब में यहाँ पे बना हुआ होगा फ्रेंड्स ऐसा कुछ फिगर कि संसाधन का क्या है, वर्गीकरण है। तो संसाधन का वर्गीकरण 3 पार्ट में किया गया है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन है, फिर मानव संसाधन है और मानवकृत संसाधन है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन, तो वैसी संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जो नेचुरल है, जिसको मानव नहीं बनाता, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव खुद एक संसाधन है तो मानव एक संसाधन हो जाता है। और मानवकृत संसाधन मतलब जो मानव के द्वारा संसाधन बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मानवकृत संसाधन कहते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है,
विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इस तरह से इतना पार्ट में बांटा गया है। तो अगर आप देखें विकास एवं उपयोग की दृष्टि से तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वैसा संसाधन जो जिसकी इस्तेमाल हम अभी कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, जो वास्तव में अभी उपलब्ध है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन उसको कहेंगे जिसकी संभावना है कि आने वाले टाइम में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे केरल में पाए जाने वाला थ्योरम, ये क्या है, एक संभाव्य संसाधन है। इसी तरह से देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैव और अजैव। जैव जैसे जीवित प्राणियों वाला संसाधन जो होता है उसको जैव संसाधन कहते हैं, और जो जीवित नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। अगर आप अगला देखें तो उपलब्धता के आधार पर, तो उपलब्धता के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो इस्तेमाल करने के साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो समान इस्तेमाल करने के साथ ख़त्म ना हो। जैसे सूरज की रोशनी, सनलाइट का जब हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होगा जितना भी हम इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर हम कोयला इस्तेमाल करते हैं तो कोयला कैसा संसाधन है, ये ख़त्म हो जाने वाला संसाधन है, क्योंकि कोयले को खान से निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो खान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये कैसा संसाधन है, नवीकरणीय है, और ये अनवीकरणीय संसाधन है। अब अगर आप अगला देखें तो वितरण के आधार पर, तो वितरण के आधार पर संसाधन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, एक स्थानीय संसाधन। तो इसको समझेंगे क्या है, तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वैसा संसाधन है जो हर जगह उपलब्ध है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। लेकिन कोई कोई संसाधन सिर्फ किसी खास विशेष क्षेत्र में उपलब्ध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय संसाधन कहते हैं। अब अगर आप अगला देखें तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को तीन पार्ट में बांटा गया, एक निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन उसको कहते हैं जो किसी प्राइवेट हाथ में होता है, जो किसी खास व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निजी संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर पाए जाने वाला कोई भी संसाधन, मान लीजिए कि ये भारत है, ये भारत है, कुछ इस तरह से भारत है, तो भारत की भौगोलिक सीमा, ये इसकी क्या है, भौगोलिक सीमा है। तो भौगोलिक सीमा के अंदर पाए जाने वाला कोई भी संसाधन वो कैसा संसाधन कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसको कहते हैं कि भौगोलिक सीमा से, किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी तक, 200 किलोमीटर की दूरी तक उसके बाद का जितना भी संसाधन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि ये भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इधर कौन पड़ता है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इधर अरबियन सी है। तो जो समुद्र में मछलियाँ हैं, मछलियाँ एक संसाधन है, तो मछली जो संसाधन है तो इस पर किसका अधिकार होगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। ये भारत है, ये श्रीलंका, तो श्रीलंका बोलेगा कि मेरा अधिकार होना चाहिए, भारत बोलेगा मेरा अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि इस संसाधन पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे संसाधन जो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के 200 किलोमीटर का बाद का संसाधन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं मैक्सिमम। तो अनवीकरणीय संसाधन का क्या करना चाहिए, हमको संरक्षण करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो उस सवाल का जवाब फ्रेंड्स, और ये सवाल संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें, इस सवाल, दोनों सवाल का एक ही जवाब होगा फ्रेंड्स। ये लॉन्ग का आपका चौथा सवाल है और वो शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल था कि संसाधन संरक्षण के ऊपर प्रकाश डालना है। तो देखिए सवाल, इसका फ्रेंड का आंसर क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं ठन संसाधनों की आवश्यकता का होना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही, इसे प्रकार प्रदूषित भी कर दिया कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। तो इस तरह से हमने काम किया है फ्रेंड्स। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन किया एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। जैसे कि कोयला को हमने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि अब उसका भंडार जो है वो क्या है, समाप्ति की ओर है। तो भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है, मतलब डाउट है कि अब आगे ज़माने में भविष्य में क्या हो जाएगा, उनका भंडार खत्म हो जाएगा।
मानव के लिए इनका होना भविष्य में इतना ही ज़रूरी है जितना आज है। मानव जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग सुनिश्चित करें, इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन का क्या करना, संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले ज़माने में भी इसका लोग इस्तेमाल कर सकें। अब अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखें। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन, जो कभी खत्म ना होता हो। जैसे सूर्य की किरणें, पवन, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से पुनः फिर से आ जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अगला संसाधन देखते हैं, 5वां नंबर सवाल। तो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के कारणों को लिखें। तो प्राकृतिक संसाधन जो है उसका वितरण जो उसको बांटा गया उसमें बहुत असमानता है, तो उसके कारण को लिखना है। तो जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं, यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। तो ये ऐसे संसाधन हैं जिसको हमने हस्तक्षेप कर करके क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है। अगर हम हस्तक्षेप ना करें तो वो पुनः से पूर्ति हो जाएंगे। अगर जंगल ख़त्म हम कर रहे हैं, जंगल को काटना छोड़ दें, बंद कर दें, तो वो फिर से बन जाएगा जंगल। तो हमारा हस्तक्षेप ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इसमें, प्राकृतिक संसाधन के दोहन में। अब अगला सवाल देखते हैं, ये लॉन्ग का सवाल है। तो लॉन्ग का क्वेश्चन देखिए, संसाधन को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो फ्रेंड जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर में संसाधन का वर्गीकरण, तो वही सेम क्वेश्चन है इसमें। संसाधन को परिभाषित करना है तो संसाधन का आप डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद उसके वर्गीकरण को आप एक्सप्लेन कर दें। तो एक्सप्लेन मैंने ऊपर में ऑलरेडी किया हुआ है ये सब कुछ, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना है। तो विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रिया का सोना, झारखंड का अबरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा, ये सब कैसा संसाधन, वास्तविक संसाधन है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। संभाव्य संसाधन जिसकी संभावना हो आगे वाले ज़माने में यूज़ करने का। तो केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये सब क्या है, संभाव्य संसाधन है। आने वाले दिनों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। तो एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। मैंने कहा फ्रेंड जो जीवित है उसको जैव संसाधन की श्रेणी में रखा गया, पेड़ पौधे, वन जीव जंतु। और अजैव संसाधन खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, ये सब क्या है, अजैव है, जो नॉन लिविंग थिंग है। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। सूर्य की किरणें जो कभी खत्म नहीं होंगी, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सब क्या खत्म हो जाने वाला संसाधन है। तो अगला है, वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन। तो यहाँ चार नहीं होगा, यहाँ दो भागों में बांटा गया। तो वैसे संसाधन जो हर जगह मौजूद है, जैसे हवा, मिट्टी, ये सब क्या है, हर जगह मौजूद है। स्थानिक संसाधन, कोडरमा में पाए जाने वाला अकरब जो किसी खास विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। और जादूगोरा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर में क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला, ये सब क्या है, स्थानिक संसाधन जो किसी खास विशेष क्षेत्र में मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। अगला, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो निजी संसाधन भूमि, तालाब। राष्ट्रीय संसाधन समुद्र तट से 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाला संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन खुले महासागर का क्षेत्र क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। मैंने कहा देश की भौगोलिक सीमा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, तो संसाधन बनाए जाते हैं उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो मैंने कहा फ्रेंड्स संसाधन बनाया जाता है, ठीक है, संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू, वह कोई उपयोग नहीं होता। तो नदी में या किसी रेगिस्तान में बालू पड़ा है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जब हम उस बालू को उठाकर निर्माण कार्य हेतु घर बनाने के काम से गांव या शहर में लाते हैं, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं, तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है और इसका इस्तेमाल भी आ जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। तो हमने घर बनाने में बालू का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, तो बालू एक संसाधन है। लेकिन बालू अगर नदी में या मरुस्थल में है, रेगिस्तान में, तब बालू का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बालू का वैल्यू कब बढ़ जाता है, जब हम उसको अपने घर बनाने के लिए उसको उपयोग में लाते हैं। तो अपने दिमाग से लेके आए, तो इस तरह से कोई भी संसाधन नहीं होता है, संसाधन को बनाया जाता है। तो ये हमने चौथा सवाल किया।
तीसरा सवाल क्या है, ये चौथा सवाल है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो इस सवाल का जवाब हमने पहले ही कर लिया कंप्लीट फ्रेंड्स, जो ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन में था। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आपको देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।